हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहां पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम क्या है? नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर ये जो चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, किसी भी देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पर्पसेस क्या हैं, क्यों किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे देश में क्यों है, और साथ में अंतिम में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उन सबको हम देखेंगे। अब यहां पर शुरुआत में एक प्रकार से कहानी आपको बताई गई है, जहां पर यह समझाने की कोशिश की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है किसी भी देश में, चाहे वो हमारा देश हो या फिर किसी और का देश हो। तो यहां पर आपको यह चैप्टर पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो अगर आप इस वीडियो को जल्दी से देखना चाहते हैं तो 1.25x पर आपका वीडियो को स्पीड कर लीजिए, या फिर 1.5x पर भी आप देख सकते हैं, वीडियो जल्दी से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जब आप चैप्टर शुरू कीजिएगा यहां पर, तो यहां पर एक प्रकार से कहा है कि यहां पर इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फुटबॉल की, क्रिकेट की और दूसरे खेलों की, जिनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी देश में क्या योगदान होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या पर्पस होता है। तो यहां पर कहता है कि देखो, अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल आपने खेला होगा या फिर आप उसका नाम जानते होंगे। तो यहां पर फुटबॉल का जैसा नाम है, उसी से हमें पता चलता है कि फुटबॉल को हम लोग फुट से खेलते हैं, यानी कि पैर से खेलते हैं। तो हम लोग फुटबॉल में करते क्या हैं? फुटबॉल में एक बॉल होता है जिसको हम लोग फुट के जरिए हिट करते हैं और गोल पोस्ट में डालकर गोल करने की कोशिश करते हैं। जो अपोजिट टीम है वो हमको रोकती है और वो अपना गोल करने की कोशिश करती है। यहां पर कुछ और रूल्स होते हैं फुटबॉल में कि कभी भी आपका हाथ जो है वो फुटबॉल से टच नहीं होना चाहिए। आप फुटबॉल के प्लेइंग एरिया से बाहर फुटबॉल नहीं फेंक सकते हैं, मार सकते हैं। तो ये सारे रूल्स होते हैं और यही वो एक प्रकार से बेसिक रूल हैं जिनके हिसाब से फुटबॉल खेला जाता है। अगर इन रूल्स में से कोई एक रूल भी मैं चेंज कर दूं तो वो खेल भी फुटबॉल नहीं रहेगा। बेसिक रूल की बात हो रही है। जैसे आप फुटबॉल पैर से खेलते हैं, कल से नियम बन जाए कि भाई आप हाथ से भी फेंक सकते हैं, तो क्या वो खेल फुटबॉल है? नहीं, वो फिर हैंडबॉल बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई भी खेल खेलें, जैसे क्रिकेट खेलें, इसमें भी कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि भाई बैट्समैन रहेगा, बैट पकड़ेगा, बॉल फेंका जाएगा बॉलर द्वारा, पिच होगा, वहां पर स्टंप्स होंगे, वहां पर विकेट कीपर रहेगा, प्लेयर्स रहेंगे जो कि फील्डिंग करेंगे। ये सारे कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से क्या होता है, हम क्रिकेट खेलते हैं। कोई भी रूल अगर इन खेलों में से चेंज हो जाए, बेसिक रूल, तो क्या होगा, वो खेल ही बदल जाएगा, दूसरा खेल बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर यही चीज आपको एक प्रकार से यह कहानी बताई जा रही है ताकि आप यह समझ सकें कि जैसे कोई एक खेल को अच्छे से चलाने के लिए, एक खेल को अच्छे से खेलने के लिए हमें सर्टेन बेसिक सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं, उसी प्रकार से हमें जब देश चलाना होता है ना, तो देश के लिए भी एक बेसिक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स चाहिए होते हैं, जो कि देश के बेसिक रूल होंगे, जो कि हर कोई मानेगा, हर कोई फॉलो करेगा और उसी हिसाब से देश चलेगा। तो यहां पर किसी भी देश में जो बेसिक सेट ऑफ रूल लिखे जाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रकार से हमारे देश का बेसिक सेट ऑफ रूल है कि भाई हमारे देश में सरकार कैसे चुनी जाएगी, हमारे देश में प्रधानमंत्री के पास कितनी ताकत होगी, साथ में राष्ट्रपति के पास कितनी ताकत होगी, आम जनता को क्या अधिकार होगा, कोई अधिकारी कैसे काम करेगा, राज्य सरकार कैसे बनेगी, चुनाव कैसे होगा, कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, पुलिस क्या कर सकती है, नहीं कर सकती है, सेना क्या कर सकती है। हर चीजों का जो बेसिक सेट ऑफ रूल है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यही बातें लिखी गई हैं, हमारे देश के लिए बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं। समझ गए? तो यहां पर ये जो इंट्रो है इसमें यही चीजें बताई गई है, यही चीजें समझाई गई हैं जो कि मैंने आपको बताया है। यहां पर कहता है कि भाई आपने क्लास 6 में आपने और क्लास 7 में पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था, और यहां पर उन्हीं चीजों को आगे देखने वाले हैं। अब यहां पर आगे कहता है, यहां पर आगे क्या बातें, कुछ आगे क्या पढ़ना है उसके बारे में बताई जा रही है। कहता है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और बीन क्यूरियस अबाउट हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रोट इट?
In this chapter, we will discuss both these issues and look at the key features of the Indian Constitution. Each of these features is crucial to the working of democracy in India, and some of these will be the focus of different chapters in this book. तो यहां पर इस किताब में जो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ खास फीचर्स हैं उनको हम आगे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहां पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया, साथ में किसने लिखा, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, क्या नीड है किसी भी देश में, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, क्या फीचर्स हैं, ये चीज देखेंगे। अब हमारे सामने चैप्टर का पहला टॉपिक आता है। टॉपिक का नाम क्या कहता है? नाम कहता है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, ये यहां पर हम लोग समझने वाले हैं। लेकिन उस चीज को समझने से पहले कि किसी देश को क्यों जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, हमें एक बात समझनी होगी या जाननी होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा गया था। अब यहां पर आपको ये तो हिस्ट्री में पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि हमारा जो देश था, हमारे देश पर अंग्रेजों का कब्जा था, ब्रिटिशर्स का कब्जा था, और उन्होंने हमारे देश को 1947 में छोड़ा था। तो 1947 तक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो था हम पर लागू नहीं होता था। वहां पर क्या होता था? अंग्रेजों का नियम कानून लागू चलता था, क्योंकि अंग्रेज यहां पर शासन करते थे। तो भाई जब अंग्रेज शासन करते थे, अंग्रेज यहां पर रूल कर रहे थे, तो भारत के बहुत सारे लोग जो थे वो अंग्रेजों का विरोध करते थे, अंग्रेजों को भारत से भगाना चाहते थे और चाहते थे कि भारत के ऊपर भारत की जनता का, भारत के लोगों का शासन हो। तो ये जो लोग थे ये आंदोलन चला रहे थे, और इन सभी लोगों में से कुछ लोग जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। जो कांग्रेस पार्टी आप आज नाम जानते हैं, उसी पार्टी से जुड़े थे। अब यहां पर ये जो पार्टी थी इसने क्या किया? 1934 में डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, जिसको कि हिंदी में संविधान सभा कहा जाता है। क्या बनाया जाए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। क्यों बनाया जाए भैया? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भारत के लिए, कि जब भी भारत आजाद होगा उस समय में संविधान क्या होगा, कैसे नियम कानून होंगे, उसके लिए संविधान बनाने के लिए ये संविधान सभा बैठेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ऐसा इनका डिमांड था। कब इन्होंने डिमांड किया? 1934। फिर उसके बाद इनके डिमांड को नहीं सुना गया, नहीं वैल्यू दिया गया। फिर आ गया सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार चला था 1939 से 1945 तक, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही जो भारत के नेता लोग थे जो कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, इन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, मतलब कि भारत की जनता बैठे और भारत के संविधान को बनाने का काम करे, ऐसे संविधान सभा को बनाया जाए। इस बात की डिमांड उठने लगी। अब यहां पर इसको लेकर भारी जनता जो थी, भारत की जनता, वो एक प्रकार से काफी इस बात का समर्थन करने लगी। और उसी बीच अंग्रेजों ने तय किया कि वो यहां से जा रहे हैं, भारत को छोड़कर जा रहे हैं। तो जब वो जाने लगे तो जाने के पहले ही भारत में यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना कर दी गई, उसके लिए चुनाव करवाए गए, और दिसंबर 1946 में संविधान सभा की एक प्रकार से पहली बैठक हुई। और उसके बाद नवंबर 1949 तक यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का मीटिंग हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई और कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। वहां पर डिबेट हुए, डिस्कशन हुए, बातचीत हुए, बहुत चीजें हुई और हमारे देश का संविधान तैयार हुआ। और आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लागू कर दिया गया। समझ गए? तो यहां पर एक प्रकार से आप समझ गए कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस प्रकार से बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाई गई थी। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तस्वीर है, जिसमें कि देश के अलग अलग इलाके के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, डिस्कशन चल रहे हैं, डिबेट चल रहे हैं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा सके। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे चैप्टर में क्या कहता है? कहता है कि टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज की दुनिया में देश, जितने भी देश हैं, ज्यादातर देशों में आपको संविधान मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा।
चाहे वो कोई डेमोक्रेटिक देश हो या फिर वहां पर किसी राजा का शासन हो या फिर किसी सेना का शासन हो या फिर किसी पार्टी का शासन हो। कोई भी देश है उनमें आपको ज्यादातर, मतलब कुछ देश होंगे जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, बाकी सभी देशों में आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देता है। स्टेटमेंट यहां पर कहता है कि while all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have constitution are democratic। अब यहां पर दो चीजें हैं। दो चीजें क्या हैं? पहला तो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या? डेमोक्रेसी का मतलब जनतंत्र, जहां पर जनता वोट करके अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चुनती है। मतलब हो सकता है राष्ट्रपति ना चुनती हो, जैसे ब्रिटेन में, ठीक है। तो यहां पर डेमोक्रेसी, और दूसरा क्या है? दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर दोनों में फर्क समझिए। डेमोक्रेसी लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है? देश के बेसिक सेट ऑफ रूल लिखे गए हैं जिस हिसाब से देश चलेगा। डेमोक्रेसी क्या है? इलेक्शन का तरीका है, अपनी सरकार बनाने का तरीका है। जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ब्रिटेन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो स्वीडन है, बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है, कोई भी है, जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं सभी देशों में कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिलेगा। मतलब डेमोक्रेसी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। जिस देश में डेमोक्रेसी है वहां कॉन्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं हैं लेकिन फिर भी उन देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे चीन, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है लेकिन वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी प्रकार से बहुत सारे देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे फिलहाल की बात करें तो म्यांमार में भी डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर सेना शासन कर रही है। तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब समझ गए? डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है तो जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी होगा। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ गए? तो यहां पर अब बात आता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेज। तो यहां पर ऊपर हमने एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन यहां पर यह था कि व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है? यहां पर इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है। यहां पर पूछ सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है, यह भी आपसे पूछ सकता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लिखना है, पॉइंट वाइज बनाकर लिखना है, तो यहां पर से आपको कई सारे पॉइंट मिलेंगे। यहां पर कहता है फर्स्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट है भाई? यहां पर फर्स्ट पॉइंट हम लोग अब देखेंगे। पहला पॉइंट कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है या फिर किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत होती है। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रकार से ऐसे आइडियल्स को अपने पास होल्ड करता है। ऐसी विचार, ऐसे आइडियल्स वहां पर लिखे होते हैं जिसको हम, जो कि देश की जनता है, कि चाहते हैं कि देश उस हिसाब से चले। जैसे हमारे देश में क्या है भाई? हमारे देश में डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी होगा, हमारे देश में चुनाव होगा, यह कहां लिखा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हमारे देश की जो जनता है वो चाहती है कि हमारे देश में जो सरकार बने वो कैसे बने? वो चुनाव के जरिए बने, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। फिर हमारे देश में लिखा गया है राइट टू फ्रीडम। तो भाई हमारे देश में फ्रीडम होगा। ये आइडिया कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इसी प्रकार से हमारे देश में इक्वालिटी होगा, यह भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो यहां पर क्या मतलब हुआ इसका? कि ये सारे जो आइडियल्स है ना, ये आइडियल्स एक प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। इससे पता चलता है कि हम, जो कि देश की जनता हैं, ये एक ऐसे देश में रहना चाहते हैं या फिर हम अपने देश को एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जहां पर डेमोक्रेसी हो, जहां पर फ्रीडम हो, जहां पर इक्वालिटी हो, राइट टू एजुकेशन हो। इसके अलावा यहां पर एडल्ट सफरेज हो, मतलब कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो। इस प्रकार की चीजों को हम प्रमोट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें लिख दी हैं।
आप बोलेगा सर आप तो गलत बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो 70 साल पहले बना था, हम लोग अब आए हैं, तो फिर हमारे मन से थोड़े ही ना यहां ये सारी चीजें लिखी गई हैं। नहीं, ये आपके मन से भी है, मेरे मन से भी है, और इस समय जितने भी लोग हमारे देश में जिंदा हैं उन सबके मन से ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप पूछिएगा सर कैसे, वाई, हाउ? तो भाई बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात सही नहीं है या फिर समय के साथ उसको बदलने की जरूरत है, तो हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, वो उसको बदल सकती है। तो अगर आज देश की जनता को लगता है कि इसमें से कोई आइडियल सही नहीं है, तो देश की जनता उसको खत्म कर सकती है, उसको हटा सकती है। लेकिन हमने इसको हटाया, इनमें से कोई भी आइडियल नहीं हटाया, अभी भी है, जी हां है। तो इसका मतलब हम चाहते हैं कि ये रहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जी हां चाहते हैं, इसीलिए है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो एक प्रकार से बताता है कि देश की जनता कैसे आइडियल को में बिलीव करती है, कैसा देश बनाना चाहती है, कैसे देश में विश्वास रखती है। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है, और यहां पर इसी चीज को दूसरे तरीके से कहा गया, पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से सीधे सीधे बता देता है कि हमारे सोसाइटी का रूप कैसा है, मतलब हमारी सोसाइटी कैसी है, हम कैसे आइडियल्स में बिलीव करते हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बता देता है। कैसे भाई? तो भाई देखो, कोई आदमी बाहर का है जो कि इंडिया का नहीं है, तो भाई उसको कैसे पता चलेगा कि हम भारत की जो जनता है वो क्या चाहते हैं, हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, हम कैसे देश में विश्वास रखते हैं, कैसा देश रखना चाहते हैं। तो वो कुछ नहीं करे, वो क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। तो कॉन्स्टिट्यूशन से उसको पता चलेगा कि देखो जो भारत देश की जनता है ना, वो फ्रीडम में बिलीव करती है, डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, इक्वालिटी में बिलीव करती है, सफरेज में बिलीव कर, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में बिलीव करती है। तो ये क्या है, एक प्रकार से बताता है कि हमारे देश की सोसाइटी का ऐसा नेचर है जो कि इन चीजों को प्रमोट करती है। समझ गए? तो इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बारे में भी बताता है कि हम कैसे लोग हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब यहां पर एक और चीज, इसी चीज को अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर कहता है कि अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीव्स बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन इश्यूज। भाई किसी भी देश में ना अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत धर्म के लोग रहते हैं, बहुत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत जातियों में लोग बटे हुए हैं, बहुत एक प्रकार से क्षेत्र में बटे हुए हैं। हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे, बहुत फर्क मिलेगा लोगों में। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कुछ इस सेम चीजों में बिलीव करते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों में लोग जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जैसे भाषा को लेकर भी कई बार झगड़े होते हैं, जाति को लेकर भी होते हैं, धर्म को लेकर भी होते हैं। तो हर तरीके से लोग जो हैं वो कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। लेकिन यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काम में आता है। वो और एक प्रकार से क्या करता है, एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स तय करता है और प्रिंसिपल्स तय करता है जो कि हर कम्युनिटी को फॉलो करना होता है। मतलब हमारे देश में क्या होगा, इक्वालिटी होगा, तो भाई वो सबके लिए होगा, कोई धर्म, जाति, भाषा, कोई भी अंतर है आपको कोई मतलब नहीं है, सब लोग क्या है, इक्वल हैं। फिर हमारे देश में फ्रीडम होगा तो फ्रीडम सभी के लिए होगा, वो कोई भी धर्म, जाति, भाषा कुछ भी हो, सबके लिए फ्रीडम होगा। तो ये चीज का काम आता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे सभी कम्युनिटी को ये बिलीफ रहता है कि हाँ भैया मेरे जो राइट्स है ना वो कभी भी मुझसे छीने नहीं जाएंगे। ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत काम आता है। ठीक, इसके बाद यहां पर कहता है कि यहां पर दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। अब यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रकार से ये तो बताता है कि सरकार किस रूप से बनेगी, ये भी बताता है, साथ में ये भी हमें पता चलता है कि देश के हर कम्युनिटी को जो हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर जो आइडियल्स हैं वो सभी एक प्रकार से एक्सेप्टेबल हैं, वो सभी लोगों को स्वीकार हैं, सभी लोगों की बात यहां पर सुनी जा रही है और सभी जो कम्युनिटी है वो एक साथ रह पा रहे हैं। अब यहां पर देखिए, ये बात इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की हो रही है। दुनिया में कई सारे देश हैं जहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भेदभाव भी किया जाता है।
जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान है कि वहां पर जो रिलीजन है सिर्फ इस्लाम को एक्सेप्ट होता है, और भी कई सारे देश हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में ही, श्रीलंका है जहां पर भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। तो वो चीजें अलग अलग देशों में अलग है। यहां पर इंडिया की बात हो रही है कि जहां पर ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि सभी लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है। अब यहां पर आगे हमारे सामने कहानी आ जाती है नेपाल की। हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, अब नेपाल की बात करने वाले हैं। तो नेपाल के बारे में तो आपको पता होगा कि भाई नेपाल जो देश है वो हमारे बिल्कुल बगल में है। अब नेपाल को जब भी आप देखते होंगे तो कहां देखें भाई, जब भी आप नक्शा देखेंगे भारत का तो आप यहां पर देखते हैं कि नेपाल जो है वो एक देश के रूप में है, बिल्कुल हमारे बगल में। ठीक है, हमारे और तिब्बत के बीच में आता है जो कि चीन का हिस्सा है। ठीक है, तो तिब्बत और इंडिया के बीच में नेपाल आता है। ठीक है, अब यहां पर नेपाल में कुछ घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से वहां का जो सेट ऑफ रूल है ना वो पूरी तरीके से बदल गया। जो बेसिक सेट ऑफ रूल है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलना पड़ा। भाई क्यों बदलना पड़ा? तो यहां पर हुआ यह था कि भाई देखो, जो नेपाल था वहां पर मोनार्की थी। मोनार्की थी मतलब वहां पर एक राजा का शासन हुआ करता था। अब यहां पर इस देश में 1990 में एक संविधान बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। यहां पर यह तय किया गया कि जो सारा पावर है वो किसके पास होगा? किंग के पास होगा, राजा के पास। मतलब चुनाव वगैरह होंगे लेकिन मेन पावर किसके पास होगा? राजा के पास होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जनता ने मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया, कई सालों तक आंदोलन चलाया ताकि नेपाल में डेमोक्रेसी स्थापित की जा सके। और 2006 में फाइनली क्या हुआ, यहां पर जो राजा है, किंग है, उसके पावर को खत्म कर दिया गया और यहां पर क्या हुआ? डेमोक्रेसी आ गई। अब यहां पर एक चीज आपने देखा, क्या चेंज हुआ? राजा ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और नेपाल में डेमोक्रेसी आ गई। अब डेमोक्रेसी आने की वजह से क्या हुआ, यहां पर अब नेपाल के लोगों को नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। नया कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा ताकि जो नया सेट ऑफ रूल है, नया सिस्टम है, उसमें एक प्रकार से नए सेट ऑफ रूल्स को लागू किया जा सके। समझ गए? अब यहां पर बात है कि बात आप भी पूछिएगा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखने की क्या जरूरत थी, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नया क्यों लिखा गया? उसका रीजन यह है कि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1990 में लिखा गया था, यह जो कॉन्स्टिट्यूशन था यहां पर पावर्स, जो फाइनल पावर था वो किसके पास था? राजा के पास। लेकिन अब आ चुकी है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में पावर राजा के पास नहीं होती है बल्कि जनता के पास होती है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात होने लगी। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया क्योंकि यहां पर जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था वो अब जो देश है नेपाल देश, उसके आइडियल्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। मतलब जनता क्या है, अब डेमोक्रेसी में रहती है, लेकिन पुराना कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? मोनार्की वाला है। तो वो तो नहीं चलेगा ना, अब डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से लिखा गया ताकि देश में कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को लागू किया जा सके। अब यहां पर यही कहता है कि जैसे हमने फुटबॉल के गेम में बात किया कि अगर कोई एक रूल भी हम लोग चेंज कर देते हैं, जो बेसिक सेट ऑफ रूल है, कंस्ट्रक्टिव रूल है, उससे पूरा गेम ही बदल जाता है। उसी प्रकार से जब नेपाल में जो बेसिक सेट ऑफ रूल है, जो बेसिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो जब बदल गया, यानी मोनार्की से जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गया, तब यहां से पूरे बेसिक कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स चेंज हो गए सोसाइटी के। अब जो जनता है वो किसी राजा के सामने सर नहीं झुकाएगी, बल्कि जनता वोट देगी। राजा का पूरा पावर खत्म हो गया, जो सरकार का फॉर्म था वो भी चेंज हो गया, पूरी सोसाइटी चेंज हो गई। इस वजह से यहां पर नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी और यहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में फाइनली आया। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे जरा सा नेपाल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो नेपाल तो मैप में आपने देख लिया, ये आंदोलन की कुछ तस्वीरें हैं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर ये तस्वीर देखिए, ये है नेपाल के किंग, जो कि लास्ट किंग थे जिन्होंने राजगद्दी छोड़ी थी। उसके बाद ये मैंने एक तस्वीर ली है नेपाल के पीएम की। अब कौन है ये मुझे नहीं पता, बस मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देखिए वहां पर चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, जो कि नॉर्मल इंडिया में प्रोसीजर है उसी प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर आपको नेपाल के बारे में और भी बातें हैं। तो यहां पर देखिए नेपाल की कहानी बताई गई है।
यहां पर कहानी यह कहता है कि जो नेपाल है उसमें कई दशकों तक, कई सालों तक डेमोक्रेसी के लिए जनता का स्ट्रगल चला, आंदोलन चला। वहां पर 1990 में क्या हुआ, डेमोक्रेसी आ गई, लेकिन वो सिर्फ 12 साल चली, 2002 तक। क्योंकि क्या हुआ था कि 1990 में जो किंग थे उन्होंने जनता के रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया था और नेपाल में डेमोक्रेसी लागू कर दी थी। लेकिन 2002 में यहां पर जो किंग बने, किंग ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या किया, कहा कि भाई देखो देश में माओइस्ट अपराइजिंग हो रही है, इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, सरकार को हटा देते हैं, मतलब जो चुनाव होकर लोग आए हैं उनको हटा दो और क्या कर दो, हम लोग एक प्रकार से अब राजा का शासन चलेगा पूरी तरीके से, आर्मी के मदद से उन्होंने ऐसा किया था। अब इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट के ऊपर पूरी तरीके से 2005 में उन्होंने कब्जा कर लिया और यहां पर क्या हुआ, जो माओइस्ट लोग थे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर पूरा आंदोलन करने लगे, बड़े स्तर पर आंदोलन करने लगे और यहां पर क्या हुआ, 2006 में आंदोलन बहुत ही मजबूत हो गया और उसके बाद अप्रैल 2006 में जो राजा थे उन्होंने पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया और सरकार बनाने का आदेश दिया एक प्रकार से, और 2008 में राजगद्दी को खत्म कर दिया गया। तो यह नेपाल की कहानी थी छोटी सी, ठीक है। अब यहां पर आगे आगे कहता है सेकेंड पॉइंट। भाई अभी तक हम लोग फर्स्ट ही पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, पहले पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब दूसरा पॉइंट देखो कि क्या पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें क्यों जरूरत है, यह चीज देखते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कि भाई हमारे देश में पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, यह कैसे तय होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कि भाई हमारे देश में चुनाव होगा, हमारे देश में डेमोक्रेसी होगी, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा, लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़कर पार्लियामेंट पहुंचेंगे, वहां पर पार्टियां जीतेंगी और पार्टियां सरकार बनाएंगी, कोई मंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, सभी लोग सरकार चलाएंगे, पूरी व्यवस्था चलाएंगे। तो ये क्या है, एक प्रकार से देश का पॉलिटिकल सिस्टम है, समझ गए। तो यहां पर कहता है, नेपाल की बात की गई कि नेपाल का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम था कि देश को राजा चलाएंगे और राजा के मंत्री चलाएंगे, यह था पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन जब वहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया, या फिर किसी और भी देश में जब भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब देश के ऊपर किसी राजा का शासन नहीं है बल्कि जनता का शासन है। अब जनता का शासन है, इस वजह से सरकार कैसे चलेगी, क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको देखने के लिए कोई राजा नहीं है, जनता को देखना है। तो जनता ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर रख दिया। तो जो भी आएगा प्रधानमंत्री, जो भी राष्ट्रपति आएगा, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करेगा, उसके बाहर जाकर कुछ इधर उधर काम नहीं कर सकता है। इसलिए डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही जरूरी चीज है, मस्ट चीज है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि इन डेमोक्रेसी वी चूज आवर लीडर सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो आम जनता होती है वो वोट देती है, वोट देकर सरकार बनाती है, सरकार चुनती है, और सरकार में जो लोग आते हैं, जो कि मंत्री, विधायक या फिर प्रधानमंत्री बनते हैं, वो जनता के लिए काम करते हैं। मतलब कि मैंने अपना जो जिम्मेदारी है देश चलाने का, मैंने वोट देकर किसी व्यक्ति को बैठा दिया कि तुम मेरे लिए काम करो, मेरा देश है, मेरा देश को तुम चलाओ, मैनेज करो, समझ गए। तो यहां पर एक प्रॉब्लम होता है, यहां पर एक चांस हो सकता है कि जो व्यक्ति पावर में आ जाए, जो लीडर पावर में आ जाए, वो क्या करे, अपने अथॉरिटी का मिसयूज करे। कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया और उसको किसी से दुश्मनी है तो उसको उठाकर जेल में डाल देगा, या फिर किसी व्यक्ति को एक प्रकार से बहुत गुस्सा आ रहा है तो उसको जेल में डाल देगा, कोई व्यक्ति पसंद आ गया तो उसको बहुत पैसे दे देगा। ये भी तो कर सकता है ना,
ये तो मिसयूज है अथॉरिटी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चीज के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है कि कोई भी नेता, कोई भी पावर में बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे वो नेता हो या कोई अधिकारी हो, क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, यह हमें कहां से पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस प्रकार के मिसयूज ऑफ अथॉरिटी से भी बचाता है, समझ गए। तो दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। अब भाई मिसयूज अथॉरिटी का जब होता है तो उससे किसी व्यक्ति को कैसे परेशानी हो सकती है, इसको समझाने के लिए यहां पर एक छोटी सी कहानी दी गई है। अब भाई क्या कहानी है, यहां पर कहानी यह है कि एक टीचर है जिनका नाम है मिसेस राव। अब ये क्लास छोड़कर जा रही हैं, तो वहां पर सुरेश एक व्यक्ति है जो कि क्लास मॉनिटर है। आप लोग के क्लास में भी क्लास मॉनिटर होते होंगे। तो सुरेश को बोलते हैं कि क्या करो, तुम एक प्रकार से क्या करो, क्लास को देखो, मैनेज करो, मैं बाहर जा रही हूं। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जो सुरेश है, सुरेश अनिल को टारगेट करने लगता है, अनिल को वो परेशान करना शुरू कर देता है और बोलता है कि आज मैं मिसेस राव से तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी, शिकायत कर दूंगी कि तुम पर बदमाशी कर रहे थे। अब यहां पर क्या होता है, जब मैम वापस आती हैं तो यहां पर अनिल के बारे में शिकायत कर दी जाती है कि वो जोर जोर से चिल्लाकर बात कर रहा था, क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मुझे नहीं सुन रहा था। अब यहां पर मैम जो है वो अनिल को क्या करती हैं, कंप्लेन कर देती हैं और बोलती हैं कि 100 बार से ज्यादा तुम लिखो, आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर लिखो। तो यहां पर बेचारा जो अनिल है उससे के साथ क्या हुआ, मिसयूज ऑफ पावर हुआ कि भाई जो यहां पर सुरेश है उसने क्या किया, मिसयूज ऑफ पावर किया, एक भोले भाले इंसान को फंसा दिया अपने पावर का इस्तेमाल करके। इसी प्रकार से जो हमारे देश के अधिकारी हैं, हमारे देश के नेता लोग हैं, वो भी एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, मिसयूज ऑफ पावर कर सकते हैं। तो उससे भी बचाने के लिए हमारा देश जो है वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, साफ साफ लिखी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर कोई नेता चले, कोई पॉलिटिशियन चले, तो वो कुछ इधर उधर नहीं कर सकता है। अब यहां पर आगे कहता है कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन above about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental rights। अब यहां पर डेमोक्रेसी में यही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान होते हैं जो कि हमें मिसयूज ऑफ पावर से बचाते हैं। उसका एक अच्छा उदाहरण है फंडामेंटल राइट्स, जिसके बारे में चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कल्चरल रेमेडीज और भी कई सारे राइट्स हैं। तो ये राइट्स हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो ये राइट्स क्या हैं, हमारे देश की हर जनता को दिए गए हैं कि भाई सरकार किसी की भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप किसी भी एक व्यक्ति से ये बेसिक सर्टेन राइट्स जो हैं नहीं छीन सकते हैं। उसको ये दिया गया है देश के द्वारा, संविधान के द्वारा, समझ गए। तो यहां पर आपने अगर याद किया होगा, आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि वहां पर आपने दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ा था कि उनके साथ क्लास में कैसा भेदभाव होता था, क्लास में उनको क्या परेशानी झेलनी पड़ती थी, क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्यों होता था डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वो दलित थे, दलित कम्युनिटी से आते थे। ठीक है। तो यहां पर आप जो हैं वो एक प्रकार से आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। और आपने ये भी पढ़ा, मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं, जहां पर ये बात हुई थी वहां पर भी आप पढ़े थे, ये यू रेड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्संस एंड से दैट नो सिटीजंस कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये क्या है, ये एक प्रकार से बेसिक सर्टेन राइट्स हैं जो कि हर नागरिक को दिए गए हैं कि भाई आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और किसी भी आधार पर नहीं होगा, चाहे वो धर्म हो, जाति हो, जेंडर हो या फिर रेस हो, रीजन हो, कोई भी हो, किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। और ये राइट कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी है। ये आपको जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें से एक राइट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए। ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या कहता है, आगे कहता है कि अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप्स।
कॉन्स्टिट्यूशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करे कि जब डेमोक्रेसी है तो वहां पर कोई भी डोमिनेंट ग्रुप लेस पावरफुल ग्रुप के साथ टारगेटिंग ना करे या फिर उसको प्रताड़ित ना करे। जैसे उदाहरण के लिए समझें तो उदाहरण के लिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में मतलब जिसकी संख्या ज्यादा उसकी बात सुनी जाती है। लेकिन हो सकता है कि भाई यहां पर जाति भी होने लगे, भेदभाव भी होने लगे, बहुत चीजें होने लगे। इसको समझाने के लिए क्या किया जा रहा है, इसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में कि यहां पर क्या है, एक स्कूल है, क्लास है, वहां पर गेम पीरियड शुरू होने वाला है। गेम पीरियड में यहां पर जो लड़के हैं, लड़के चाहते हैं कि भाई क्रिकेट खेला जाए, लड़कियां चाहती हैं कि बास्केटबॉल खेला जाए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर टीचर डिसाइड करती हैं कि भाई देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग करवा के तय करेंगे कि क्या खेला जाए। तो भाई क्लास में लड़के ज्यादा हैं तो इसलिए जब वोटिंग होगा तो लड़के जीत जाएंगे और लड़कों की बात सुनी जाएगी। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से मेजॉरिटी का डोमिनेंस हुआ माइनॉरिटी के ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी को बराबर मौका मिलना चाहिए, बराबर रिस्पेक्ट वैल्यू मिलना चाहिए। और इस प्रकार के प्रॉब्लम से बचाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काम करता है। अब यहां पर एक चीज मैंने आपको नहीं बताया कि थर्ड पॉइंट, अब यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट एक प्रकार से यहां पर लिख सकते हैं, सेकंड पॉइंट तो हमने ऊपर ही देख लिया था। थर्ड पॉइंट यहां पर है कि यहीं पर आपका थर्ड पॉइंट हो गया कि हमारे मिसयूज ऑफ पावर से बचाता है। इसके बाद यहां पर बात करें तो यहां पर भी एक प्रकार से देख सकते हैं कि मिसयूज ऑफ पावर या फिर भेदभाव से बचाता है। यहां पर अगला पॉइंट है कि डोमिनेंट ग्रुप जो लेस पावरफुल ग्रुप है उसके साथ भेदभाव ना करे। तो फोर्थ पॉइंट ये आप लिख सकते हैं, समझ गए। तो यहां पर आगे कहता है कि such unhealthy situations can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interest। यहां पर डेमोक्रेसी में भी ऐसा हो सकता है कि जिनकी संख्या ज्यादा है वो अपनी बात को जबरदस्ती कम संख्या वाले लोगों के ऊपर थोप सकते हैं। हो ही सकता है भाई वोटिंग देना है, जिसकी बात ज्यादा, जिनकी संख्या ज्यादा उनकी बात मान ली जाएगी। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे इस कहानी में बताया गया तो यहां पर हर सोसाइटी में यह चांस है कि इस प्रकार की टायरेनी होने लगे, इस प्रकार का एक तानाशाही होने लगे कि भाई जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के ऊपर फोर्स कर रहा है, अपनी बातें फोर्स कर रहा है। जैसे यहां पर लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मन है लेकिन उनको जबरदस्ती क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर इस चीज को रोकने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारे रूल्स होते हैं कि भाई जो माइनॉरिटी लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, उनको किसी भी प्रकार से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, किसी भी प्रकार से उनके साथ कोई गड़बड़ ना हो, हर प्रकार के राइट्स उनको मिल दिए जाएं, हर जगह पर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, उसमें कई सर्टेन सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं। अब यहां पर इसके अलावा एक और रीजन है, ये पांचवा रीजन हो गया और यहां पर छठा रीजन। ये रीजन क्या कहता है कि अनदर रीजन व्हाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट दिस टायरेनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर्स विद इन द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक है। अब यहां पर दो शब्द आए हैं, दो शब्द कौन कौन से हैं, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन और इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पहला तो है इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब क्या हुआ, मतलब कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के ऊपर डोमिनेट कर रही है। जैसे कि हमारे देश में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है या हमारे देश में मुस्लिमों की संख्या कम है, तो यहां पर हिंदू अगर मुस्लिम के ऊपर डोमिनेट करेंगे तो ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन हो गया। इसके साथ ही यहां पर दूसरा है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन मतलब कि भाई एक ही कम्युनिटी के लोग अपने कम्युनिटी के लोगों के ऊपर डोमिनेट करेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए बात कर लो, जैसे उदाहरण के लिए जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू लोग जो हैं उसमें ही कुछ लोग हिंदू धर्म के लोगों को ही डोमिनेट करें, मुस्लिम में ही कुछ लोग दूसरे मुस्लिमों के ऊपर डोमिनेट करें, तो यहां पर ये क्या हो गया, इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से किसी को भी दबाया नहीं जाना चाहिए, इस चीज को रोकने का भी काम करता है। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन व्हाई नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है भाई,
यहां पर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें खुद से बचा सके, क्योंकि भाई कभी कभी हम भी गलती कर सकते हैं। कैसे गलती कर सकते हैं? तो यहां पर आपको यह लगेगा कि यह बहुत स्ट्रेंज चीज है, लेकिन यह कई बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात को ही सही तरीके से नहीं सुनते। मतलब हम कई बार गलत स्टेप ले लेते हैं, गलत काम कर जाते हैं, जो कि हमको नुकसान देता है। अब यहां पर क्या है, एक कहानी छोटी सी दी गई है जहां पर शबनम के बारे में बताया गया है। शबनम को एक डिसीजन लेना है। अब यहां पर कहता है कि शबनम के पास 2 चैप्टर हैं, बाकी हैं 2 चैप्टर पढ़ना, ताकि अगले दिन का वो टेस्ट दे सके, रिजल्ट दे सके, मतलब तैयारी कर सके। लेकिन उसी समय में जो शबनम है उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम आ रहा है। शबनम को बहुत मन कर रहा है कि वो टीवी प्रोग्राम देखे, लेकिन उसको पढ़ना भी है। तो यहां पर शबनम अगर टीवी देखती है तो वो अपना रिवीजन नहीं करने पाएगी, और रिवीजन करती है तो वो क्या नहीं करने पाएगी, अपना टीवी नहीं देखने पाएगी। अब यहां पर क्या होता है, शबनम की मां है शायद, वो पूछती है कि शबनम क्यों तुम इतनी परेशान हो। तो यहां पर शबनम बताती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी कहानी बताती है। तो यहां पर तो शबनम जो है वो क्या करती है, टीवी छोड़ देती है और क्या करती है, पढ़ाई करती है। अब शबनम यहां पर अगर टीवी देखे, पढ़ाई छोड़ दे, तो उसका रिजल्ट खराब हो जाएगा। वो अगर शबनम हर चीज अपनी मर्जी से करे, अपने हिसाब से करे, मन के हिसाब से, तो उसको आगे चलकर नुकसान होगा। इसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें मदद करता है ताकि हम कई बार ऐसे डिसीजन ना लें जो कि हमें आगे चलकर नुकसान दे दें। ऐसे डिसीजन लेने से कॉन्स्टिट्यूशन हमें रोकता है। समझ गए? जैसे जैसे यहां पर कहता है कि इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। यहां पर क्या होगा, डेमोक्रेसी है भाई, अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, आपस में लड़ती भी हैं, बहुत इधर उधर की बातें करती हैं, तो जनता में गुस्सा आ सकता है। जनता बोलेगा बहुत पार्टी पॉलिटिक्स है, बहुत आपस में लोग लड़ता है, हमारे देश में एक स्ट्रांग नेता आना चाहिए, स्ट्रांग लीडर आना चाहिए जो कि चुनाव खत्म करवा दे और पूरे देश को एकदम ताकत से चलाए और कोई झगड़ा ना हो और पूरा देश को आगे ले जाए। बहुत लोगों में यह विश्वास आ सकता है, बहुत लोग ऐसी बातें कर सकते हैं। तो यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ऐसा करने से लोगों को रोक सकता है, क्योंकि अगर कोई डिक्टेटर आ गया, चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो गई, तो क्या होगा, वहां पर फिर तानाशाही चलेगी, किसी को भी फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे, बेसिक सर्टेन राइट्स नहीं मिलेंगे। जनता जो है वो इमोशन में जाकर इस प्रकार की चीजें कर सकती हैं, लेकिन उससे नुकसान आगे चलकर किसको होगा, जनता को होगा। तो इस प्रकार के नुकसान को होने से रोकने का भी काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है, इस काम को भी करने में बहुत मदद करता है। तो यहां पर ऊपर हमने जो भी डिस्कशन किया उससे हमें क्या पता चला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में और बहुत तरीके से हमारे काम आता है। अब यहां पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको आपको खुद से भरना है। यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर क्या कहता है, अब कहता है कि नाउ लेट अस ट्राई एंड understand the ways in which the above points get translated into certain ideals and rules by studying some key features of Indian Constitution। जो ऊपर हमने आइडियल्स देखे, जो ऊपर हमने बातें की, उसको रियल वर्ल्ड में किस प्रकार से लागू किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम समझेंगे। और उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखेंगे, की फीचर्स को समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसमें क्या करते हैं हम लोग, फीचर्स वगैरह पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग एक बार क्या करते हैं, समझ लेते हैं शॉर्ट में कि भाई कौन कौन से वैसे फीचर्स हैं जिनके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। तो फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में सबसे पहला फीचर क्या आ जाता है, सबसे पहला फीचर आ जाता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि एक ही देश में एक ही जनता के ऊपर कई सरकारें काम करेंगी। जैसे कि पूरे देश के लिए एक सरकार होगा, साथ में एक राज्य के लिए एक सरकार होगा और फिर एक गांव के लिए, एक शहर के लिए भी एक सरकार होगा। तो डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं कि कौन कौन से फीचर्स की बात करने वाले हैं। इसके बाद हमारे देश में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि हमारे देश में जो सरकार बनती है उसमें पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के अलग अलग सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, और यहीं से कानून बनते हैं, यहीं से सरकार बनती है और यहीं से सारी चीजें होती हैं। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। इसके बाद अगला जो फीचर है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स कहने का मतलब है कि सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग तंत्र हैं, उनके बीच में पावर्स बांटे गए हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, यानी कि जो कोर्ट है, जज हैं, वो अपना काम करेंगे, सरकार के मंत्री विधायक जो संसद है वो अपना काम करेगी, और सरकारी अधिकारी अपना काम करेंगे। कोई भी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देगा। इसके बाद अगले फीचर की बात करें तो अगला फीचर क्या है? फंडामेंटल राइट। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारे संविधान की आत्मा है। हमारे पूरे देश में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई भी इधर उधर की बातें ना हो। अब अलग अलग जो फंडामेंटल राइट है उनको भी हमें यहां पर पढ़ना है। तो इसके बाद हमारा जो अगला फीचर है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म कहने का मतलब है कि भाई हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है और किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होता है। हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं है। इसके बाद यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये फीचर्स हमें बात करनी है। तो ये जो फीचर्स है, अलग अलग फीचर्स आपने देख ले कि कौन कौन से अलग अलग फीचर्स हैं। अब सबसे पहले यह सवाल उठता है कि ये हमारे जो फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों डाले गए हैं? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इन चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है? सेक्युलरिज्म क्यों रहा है? इसके साथ ही फंडामेंटल राइट क्यों दिया गया है? इसी प्रकार से फेडरलिज्म क्यों है? इसी प्रकार से सेपरेशन ऑफ पावर क्यों है? तो ये सारे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों हैं? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत जो है हमारे देश के आजाद होने से बहुत पहले हो चुकी थी। कैसे हो चुकी थी भाई? ऊपर हमने देखा कि 1934 से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे इंडियन लीडर्स, जो कि देश को आजाद कराना चाहते थे। लेकिन जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश रूल था, दशकों तक था, कई सौ सालों तक था, 200 सालों तक लगभग ब्रिटिश रूल था, तो यहां पर जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, लोग आजादी के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस समय लोग जो थे, यानी जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे, आजादी के आंदोलन में, उनको बहुत बातें समझ में आई कि भाई अगर सरकार एक प्रकार से तानाशाही सरकार होती है तो जनता को क्या तकलीफ होती है, अंग्रेजी सरकार कानून बनाकर थोप देती है तो क्या होता है, क्या तकलीफ होती है। तो जहां पर ब्रिटिशर्स के शासन काल के दौरान जो इंडियंस थे उनको ऐसे कानूनों को मानना पड़ता था जो कि अंग्रेजी सरकार बनाती थी। इंडियंस वो कानून नहीं बनाते थे, उनके ऊपर तानाशाही होती थी। तो उसी समय से जो इंडियंस थे, जो लीडर्स थे, उनको ये समझ में आ गया कि जब हमारा इंडिया फ्री होगा तो उस समय ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जहां पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की तानाशाही ना हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसको प्रताड़ित ना किया जाए, उसको एक निश्चित अधिकार दिए जाएं। तो इसी वजह से क्या हुआ, यहां पर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया। सभी लीडर्स ने आजादी के पहले ही तय कर लिया था कि भाई जब भी हमारा देश आजाद होगा, हमारे देश में डेमोक्रेसी लागू की जाएगी, लोकतंत्र लागू की जाएगी, समझ गए। और इसी के साथ ही हर व्यक्ति को इक्वल ट्रीट किया जाएगा और हर व्यक्ति को यह आजादी होगी कि वो सरकार में बैठ सके। समझ गए? क्योंकि ये सारी चीजें अंग्रेजों के जमाने में नहीं होती थी और यहां पर जो अंग्रेज होते थे वो एक प्रकार से तानाशाही का शासन लागू करते थे। अंग्रेजी सरकार इंग्लैंड से कंट्रोल होती थी। तो इसी के बदले में यहां पर इंडियन लीडर्स ने तय किया कि जब इंडिया आजाद होगा तो डेमोक्रेसी होगा, मतलब कि इंडिया की आम जनता सरकार में बैठ सकती है, सरकार चला सकती है, हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि पहले के जमाने में इंडिया में इक्वालिटी का कंसेप्ट बहुत ही एक कमजोर था, जाति के आधार पर भेदभाव होता था और भी तरीके से भेदभाव होते थे, अंग्रेज लोग भी भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, बहुत चीजें थी। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बना। इसके साथ ही यहां पर यह भी कि भाई सरकार में आम जनता शामिल हो सके, सरकार में बैठ सके और खुद के लिए कानून बना सके, उसमें कोई रोक टोक ना रहे।
अब यहां पर बात यह है कि आगे यहां पर कहता है कि what remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning। अब यहां पर जो बेसिक आइडियल्स थे ना वो पहले ही तय हो गए कि भाई डेमोक्रेसी होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, उसके साथ ही यहां पर इक्वालिटी होगा, फ्रीडम होगा। ये सारे आइडियल्स तय थे कि भाई इन आइडियल्स को लेकर हमें क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और इसी आइडियल्स के अनुसार हमारा देश चलेगा। अब यहां पर पूरे जो डिटेल में काम होता है ना कि चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कितना पावर होगा, राष्ट्रपति का कितना होगा, मंत्री का कितना होगा, विधायक का कितना होगा, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कितना होगा, इसी प्रकार से जज का क्या पावर होगा, क्या नहीं होगा, ये जो छोटे छोटे डिटेल होते हैं ना, इन सभी डिटेल को अच्छी से डिक्लेयर करने के लिए, अच्छे से तय करने के लिए यहां पर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने का काम किया। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक व्यक्ति या फिर 2-4 व्यक्ति नहीं थे, बल्कि कुल मिलाकर 300 लोग थे जिन्होंने 1946 में यह असेंबली शुरू की थी। दिसंबर 1946 में यहां से डिस्कशन चला, अगले 3 सालों तक कई मीटिंग्स हुए, बहुत डिबेट हुए, बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत विचार रखे गए, बहुत चीजें की गई और आगे चलकर नवंबर 1949 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 में क्या किया गया, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लागू कर दिया गया। समझ गए? तो यहां पर क्या हुआ, ये सारे आइडियल्स पहले से ही दिमाग में थे। जो भी हम फीचर्स देखेंगे अभी, वो सभी फीचर्स पहले से ही सोच लिए गए थे कि भाई हमको यही फीचर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, इसी के हिसाब से हमारा देश चलेगा और उसी को लेकर यहां पर जो लीडर्स थे वो आगे बढ़े। अब यहां पर आगे कहता है कि these members of the constituent assembly had a huge task before them। यानी कि देखिए, आपको अभी लग रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत आसान काम था, वो लोग मीटिंग किए और कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। वैसा नहीं था। उस समय स्थिति बहुत ही खराब थी, उस समय बहुत ही चैलेंजिंग स्थिति थी। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय बहुत सारे प्रॉब्लम थे। क्या प्रॉब्लम थे भाई? प्रॉब्लम यह था कि जो देश है यहां पर उसके पहले अंग्रेजों का शासन चल रहा था, साथ में देश जब आजाद होगा तो हर इलाके के लोग क्या करते हैं, अलग भाषा बोलते हैं, बहुत कम्युनिटीज रहती हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बहुत तरीके के कम्युनिटीज हैं जो कि अपने अलग अलग विचार रखते हैं। साथ में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है जिस समय बन रहा था, उस समय इंडिया में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। कैसे प्रॉब्लम था भाई? एक तो देश आजाद हो रहा था अंग्रेजों से, इंडिपेंडेंट कंट्री बन रहा था, उसी समय में देश का बंटवारा भी हो गया, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया। ठीक है, अब यहां पर कई सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। प्रिंसली स्टेट यानी वहां पर राजा का शासन होता था। तो ये जो प्रिंसली स्टेट होते थे, इनको ये आजादी दी गई थी। मतलब जो भी राजा, जैसे कि जम्मू कश्मीर में राजा का शासन था, जोधपुर में राजा का शासन था, इसी प्रकार से इंडिया के अलग अलग इलाकों में राजा का शासन था, वहां पर अंग्रेज शासन नहीं करते थे। तो इन राजाओं को यह परमिशन दिया गया कि आप चाहे तो इंडिया के साथ जुड़े, या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, या फिर अपना खुद का देश बना ले। तो यहां पर यह भी तय नहीं था कि इंडिया का नक्शा कैसा बनेगा, कौन से लोग इंडिया में रहेंगे, कौन नहीं रहेगा। ये बहुत प्रॉब्लम थे उस समय, बहुत प्रकार के टेंशन थे, बहुत चीजें थी, ताकि यहां पर जो चीजें हैं वो सही से चलाई जा सके। इस सिचुएशन के बीच में यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और यहां पर इन सभी इश्यूज को सोचकर, इन सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें की गई। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे कहता है कि दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। यहां पर इन सभी चीजों के बावजूद, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स थे, इन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि हमारे देश में डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। यानी सभी लोग अपने अपने विचार, अपने धर्म, अपनी जातियां, अपने भाषा, अपने क्षेत्र को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दखल नहीं देता है और साथ में नेशनल यूनिटी भी बनाता है, सभी लोगों को साथ में लेकर आता है। तो इसलिए यह
बहुत ही एक प्रकार से अच्छा डॉक्यूमेंट है। समझ गया। अब कहता है कि द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स देयर कंसर्न्स फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एज वेल एज एम्फेसाइजिंग द क्रूशियल रोल ऑफ द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां पर जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, यहां पर अगर हम लोग देखें तो इन्होंने देश में गरीबी खत्म करने के ऊपर भी फोकस किया, देश में जनता कैसे चुनाव करके अपने लीडर चुनेगी उसके ऊपर भी बहुत काम किया गया कि भाई लोकतंत्र कैसे काम करेगा, डेमोक्रेसी कैसे काम करेगी, क्या होगा नहीं होगा, बहुत चीजें डिस्कशन किया गया। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट लीडर के बारे में बताया गया है जिनका नाम है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। अब यहां पर इनको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसके ये हेड थे और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के एक ड्राफ्ट बनाने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ठीक। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आता है? आगे हमारे सामने ये पैराग्राफ है, सिंपली कहता है कि देखिए जो ऊपर हमने आइडियल्स देखे, जो प्रॉब्लम देखे कि भाई इंडिया का डाइवर्सिटी बनाकर रखना है, यूनिटी बनाकर रखना है, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म करने हैं, लोगों का रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना है, मतलब कि जो दलित लोग हैं या फिर जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं जो कि सामने नहीं हैं लीडर के रूप में, उनको सामने लाना है। इन सभी चीजों को बैलेंस करते हुए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ खास खास फीचर्स रखे गए हैं ताकि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन सके। तो यहां पर इन फीचर्स को हम बारी बारी से देख लेते हैं। अब यहां फीचर्स में हमारे सामने पहला फीचर क्या आ जाता है? पहला फीचर है फेडरलिज्म का। अब ये फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म एक प्रकार का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर पूरे देश में सिर्फ एक गवर्नमेंट नहीं होती है बल्कि एक से ज्यादा गवर्नमेंट होती है। मतलब कि मैं अगर यहां पर बैठा हूं तो मेरे ऊपर 3 सरकारें शासन कर रही हैं। मैं 3 सरकारों को टैक्स देता हूं और 3 सरकारें मेरे लिए कानून बनाती हैं। बोलेगा सर 3 सरकार कौन सा? पहला तो मेरे देश का सरकार, जहां पर कि प्रधानमंत्री होते हैं, देश के रक्षा मंत्री या फिर वित्त मंत्री जैसे मंत्रालय होते हैं पूरे, जो कि पूरे देश के लिए काम करते हैं। उसके बाद एक सरकार होती है जो कि मेरे राज्य की होती है, जो मेरे राज्य के लिए काम देखती है, जैसे कि राज्य में पुलिस व्यवस्था कैसी होगी, शिक्षा कैसी होगी या फिर खेती कैसे होगा, इस प्रकार की मुद्दे देखती है। और तीसरा सरकार होती है जो कि मेरे शहर में होती है या फिर मेरे गांव में होती है, जहां पर आपको मुखिया दिख जाते हैं, ग्राम पंचायत होती है या फिर शहरों में नगर निगम, नगर पालिका होती है। तो ये जो 3 सरकारें हैं जो कि एक ही जनता के ऊपर शासन कर रही हैं, ये जो सरकार का रूप है ना, यही हमारा क्या होता है? फेडरलिज्म होता है, या फिर हिंदी में इसको हम संघवाद कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के नक्शे को अगर आप देखें तो यहां पर देखिए कि इंडिया के नक्शे में आपको, तो इंडिया क्या है? एक देश है। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? या फिर यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से देश में कई सारे राज्य हैं और इन सभी राज्यों में भी अलग अलग सरकारें होती हैं। जैसे यूपी में यूपी गवर्नमेंट है, राजस्थान में राजस्थान गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट। मतलब हर क्षेत्र के लिए एक स्पेसिफिक सरकार है जो कि उस क्षेत्र के लोगों के विकास, उस क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने का काम करती है। जैसे यहां पर इंडिया के लिए गवर्नमेंट हो गया, यहां पर यूपी है, यूपी में भी गवर्नमेंट बैठती है जो कि यूपी के अलग अलग मुद्दों को देखती है, अलग अलग चीजों को देखती है। अब लेकिन सर यहां पर बात आपने किया 3 सरकार का, तो तीनों सरकारें काम कैसे करती है? तीनों आपस में झगड़ती क्यों नहीं है? तीनों का सिस्टम कैसे चलता है? तो भाई वो चीज हमें समझना है। कैसे समझना है, क्या देखना है? आइए जरा सा पढ़ते हैं कि क्या आपको बताया गया है। यहां पर कहता है कि दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट स्टेट लेवल एट द सेंटर। पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट एंड यू हैव रेड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। आपने पंचायती के राज के बारे में क्लास 6 में पढ़ा है। यह तीसरे स्तर की सरकार है। पहला स्तर सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्तर स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा स्तर क्या हो गया? पंचायती राज, मतलब कि शहर में नगर निगम, नगर पालिका और गांवों में पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है।
अब यहां पर कहता है कि वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7। क्लास 7 में हमने देखा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या क्या वो करती है नहीं करती है, हमने देख लिया है, ठीक है। आगे कहता है कि एंड दिस ईयर वी विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे के चैप्टर्स में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ज्यादा पढ़ना है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर कहता है, अब यहां पर आपको इस पैराग्राफ से समझना है कि ऐसा स्ट्रक्चर हमारे देश में क्यों बनाया गया है, फेडरलिज्म का फीचर क्यों लागू किया गया है, हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग क्यों है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि इंडिया में बहुत वास्ट वेराइटीज ऑफ कम्युनिटीज रहते हैं। जैसे यूपी में लोग भाषा अलग बोलते हैं, यूपी में ही कई इलाके हैं जहां पर कल्चर अलग अलग है। ये वैसे ही तमिलनाडु का कल्चर अलग है, कर्नाटक के क्षेत्र का कल्चर अलग है, केरल के क्षेत्र का कल्चर अलग है। अलग अलग इलाके में लोगों के कल्चर अलग अलग है। तो इस वजह से हमारे देश के संविधान को बनाते समय जो लीडर्स थे, उन्होंने ये ध्यान दिया कि कैसे हम इस देश में एक ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाएं जहां पर अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग कल्चर अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए, कम्युनिटी के फीचर्स को जैसे लैंग्वेज को या फिर रेस को, रिलीजन को, रीजन को प्रोटेक्ट करते हुए देश के यूनिटी में शामिल हो सकें। इस वजह से यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको जो गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया गया कि पूरे देश के लिए एक सरकार होगी और साथ में आपके राज्य के लिए भी एक सरकार होगी। समझ गए। तो यहां पर यह एक चीज सोचा गया कि भाई देखो, अगर एक सरकार बैठती है जो कि न्यू दिल्ली में रहे और वो पूरे देश के लिए अगर कानून बनाए और पूरे देश के हर क्षेत्र में हर कम्युनिटी को सेम कानून फॉलो करना पड़े, सेम स्टाइल से उनके ऊपर शासन किया जाए, तो वो चीज सही नहीं होगी। क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी में लोगों की जरूरतें अलग अलग हैं, अलग अलग कल्चर वाले लोगों की डिमांड अलग अलग है। तो हर क्षेत्र में अपने हिसाब से शासन करने की छूट होनी चाहिए, ताकि जनता जो है वो अपनी जरूरत के हिसाब से कानून बना सके और अपने जरूरत के हिसाब से उसको फॉलो कर सके। समझ गए। तो यहां पर इसी वजह से क्या किया गया, आपको दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तय किए गए। पहला क्या हो गया, सेंट्रल, और इसके बाद क्या हो गया, स्टेट या फिर रीजनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। समझ गए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर हर एक राज्य जो है, देश में जितने भी राज्य हैं, हर राज्य को यह आजादी है कि वो अपने क्षेत्र के कुछ मुद्दों को जैसे कि पुलिस का मुद्दा, एजुकेशन का मुद्दा, या फिर एग्रीकल्चर का मुद्दा, या फिर ट्रेड, कॉमर्स, इन सभी चीजों के ऊपर उसका शासन चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे अगर हम बात करें तो यहां पर आप अगर देखें तो आपको कई सारे राज्य दिख रहे हैं। यहां पर आपको यूपी में जाएंगे तो यूपी में अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपको कौन पकड़ेगा, यूपी पुलिस पकड़ेगी। क्यों भाई, क्योंकि पुलिस, यहां के यूपी की पुलिस को कौन मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, यूपी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर नहीं दे सकता है। इसी प्रकार से अगर कल को पाकिस्तान इंडिया पर अटैक कर दे तो क्या यूपी पुलिस फाइट करने जाएगी क्या, जी नहीं जाएगी। कौन जाएगा, इंडिया की आर्मी जाएगी। क्यों, क्योंकि इंडिया की आर्मी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है और ये पूरे देश के लिए आर्मी होती है, पूरे देश के लिए फाइट करती है। तो यहां पर यह कंसेप्ट है कि जो मुद्दे नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो मुद्दे पूरे देश के इंपॉर्टेंस के हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी, और जो लोकल मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे हैं जो कि लोकल लेवल पर सॉर्ट आउट करना ज्यादा बेहतर है, उसको स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, उसके ऊपर डिसीजन लेती है। और साथ में जो मुद्दे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जैसे आपके घर के बाहर नाली क्यों नहीं बना, आपके घर के बाहर सड़क सुंदर क्यों नहीं है, आपके घर इलाके में साफ पानी क्यों नहीं आता है, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जो कि बिल्कुल छोटे हैं, आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे आपका लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है, उसके ऊपर डिसीजन लोकल गवर्नमेंट का चलता है। समझ गए। तो इस हिसाब से, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से जो पावर्स हैं, जो पावर्स अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, उनको दिया गया है, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट को। ठीक है।
अब यहां यही चीज कहता है कि हर एक स्टेट के पास क्या है, ऑटोनॉमी है, अपने पावर्स को, कुछ मुद्दों को लेकर अपने पावर्स को वो एंजॉय करती है, लेकिन जो मुद्दे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि देश की सुरक्षा हो गया, देश की इकोनॉमी हो गई, देश में नोट छापने का काम हो गया, इस प्रकार से देश के लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब यहां पर आपको यह समझना होगा कि यहां पर यह पावर का डिवीजन कैसे होता है, यह कैसे तय होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज पर ऑर्डर देगी, स्टेट गवर्नमेंट किस चीज पर ऑर्डर देगी, और साथ में लोकल गवर्नमेंट किस चीज पर ऑर्डर देगी। तो इस चीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है। क्या किया गया है यहां पर, क्या किया गया है यहां पर, लिस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ खास लिस्ट बनाए गए हैं और इस लिस्ट में टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं कि किस टॉपिक के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा या फिर ऑर्डर देगा, और किस टॉपिक के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, और किस टॉपिक के ऊपर दोनों ऑर्डर देंगे, यह बनाया गया है। यहां पर कैसे यह तय किया गया है, यहां पर आपको 3 लिस्ट बनाए गए हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपका यूनियन लिस्ट होता है, एक आपका स्टेट लिस्ट होता है, और एक आपका कंकरेंट लिस्ट होता है। अब यहां पर इस यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स लिखे गए हैं, यूनियन लिस्ट में जिस टॉपिक के नाम लिखे गए हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा, वो जो बोलेगा वही होगा। उसी प्रकार से जो स्टेट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो टॉपिक लिखे गए हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है। और साथ में यहां पर जो कंकरेंट लिस्ट में टॉपिक लिखे गए हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी ऑर्डर देगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑर्डर देगा। जैसे यहां पर कंकरेंट लिस्ट में एक उदाहरण क्या है, एग्रीकल्चर, इसके अलावा एजुकेशन, इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो कहां है, कंकरेंट लिस्ट में। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट भी ऑर्डर दे सकता है, कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, और दोनों के कानून जब अपोजिट होंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानी जाएगी। इस प्रकार से यहां पर फेडरलिज्म का कंसेप्ट लागू होता है। अब यहां पर दूसरा हमारा फीचर क्या है, दूसरा फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ गए? तो यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, मैंने कंसाइज रूप से बताया कि भाई पार्लियामेंट होती है और वहीं से हमारी सरकार बनती है, वहीं से सारे कानून बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे सिस्टम में पार्लियामेंट का। तो कहता है कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसमें क्या होता है, इसमें असेंबलीज होते हैं। जैसे कि देश के लिए क्या होगा, पार्लियामेंट, देश की संसद को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, मतलब पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, संसद नाम है हमारे देश में, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इलेक्टेड लीडर्स बैठते हैं। समझ गए? इलेक्टेड लीडर्स, चुने हुए लीडर्स, जनता वोट देती है, जाते हैं, बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, कानून बनाते हैं, वहीं से जो पार्टी का मेजोरिटी होता है वो सरकार बनाती है। तो पार्लियामेंट हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये पार्लियामेंट पूरे देश के लिए भी होता है। पूरे देश के लिए जो संसद है, लोकसभा, वहां भी होता है, और साथ में हर एक राज्य में भी होता है। हर एक राज्य में जो पार्लियामेंट है उसको हम क्या कहते हैं, असेंबली कहते हैं। समझ गए? लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो क्लास 6 में यहां पर, और सॉरी क्लास 7 में आपको जब पहला चैप्टर था उसमें कांता की शुरुआत हुई थी, कांता वोट देने जा रही थी, ये सारी चीजें। और ये एक प्रकार से तस्वीर है। तस्वीर किस चीज की है, ये तस्वीर एक प्रकार से है लोगों की जो कि वोट डालने जा रहे हैं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे देश का जो संसद है, जो कि यूनियन गवर्नमेंट का पार्लियामेंट है, यहां पर लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा में लीडर्स चुनाव जीत कर जाते हैं, राज्यसभा में राज्य सरकारें भेजती हैं। यहां पर पार्लियामेंट इस प्रकार से काम करता है। इसी प्रकार से हर एक राज्य में क्या है, एक छोटा पार्लियामेंट होता है, जिसको हम पार्लियामेंट नहीं कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर इसके साथ ही हमारे देश में एक और फीचर है कि हमारे देश में जो मेंबर्स है, मतलब जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को क्या दिया गया है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज दिया गया है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज हमारे देश में पहले दिन से लागू है, जिस समय से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उसका कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कितना भी पढ़ा हो, कितना भी वो एक प्रकार से जानकारी रखता हो, कोई भी क्षेत्र में रहता हो, कुछ भी, इंडिया का अगर वो सिटीजन है तो उसको क्या मिलेगा, वोट देने का अधिकार मिलेगा। इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है। आप बस क्या हो जाइए, एक निश्चित एज पर आ जाइए। जैसे हमारे देश में 18 साल है,
अगर कोई भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसको क्या मिल जाएगा? उसको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट दूसरा नहीं है। अब बोलेगा सर ये कौन सा बड़ा बात है, ये तो डेमोक्रेसी में होता ही है। होता है, अब होता है, लेकिन कई सारे देश है ना, वहां पर इस चीज को लागू कराने के लिए कई सालों तक झगड़े चले हैं। जैसे कि आपको यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, इसके अलावा फ्रांस में आप सोचिएगा कि फ्रांस में आपको रिवॉल्यूशन हुआ था, डेमोक्रेसी कब आई थी? 1789 में। लेकिन फ्रांस में महिलाओं को वोटिंग राइट कब मिला? 1946 में। कितने साल बाद महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। लेकिन हमारा देश जिस दिन आजाद हुआ, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उस दिन हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को लागू कर दिया गया था। समझ गए? तो यहां पर यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब यहां पर आगे कहता है कि व्हेन दे वेयर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, the members of the Constituent Assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies। मतलब कि अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लागू करते हैं तो उससे क्या होगा? देश में जो कास्ट डिवीजन है, क्लास डिवीजन है, जेंडर डिवीजन है, उसको खत्म किया जा सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स का मानना था। इसका मतलब यहां पर आगे क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो देश की जनता है वो बहुत ही पावरफुल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है अपने लीडर्स को या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में। अब यहां पर देखिए, लीडर और रिप्रेजेंटेटिव वर्ड में फर्क है। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? लीडर होता है जो कि एक प्रकार से फॉलो, हम लीडर हैं, तुम लोग हमको फॉलो करो, इस प्रकार की चीजें होती हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या? हम आम जनता में से ही किसी व्यक्ति को हमने चुनकर भेज दिया कि जाओ हमारी बात वहां रखो, वो हमारा लीडर। लीडर अलग वर्ड है, रिप्रेजेंटेटिव अलग वर्ड है। हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, लीडर नहीं जाते हैं। समझ गया? लीडर कोई बन जाता है भले ही बात है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव वर्ड सही वर्ड है। समझ गए? अब यहां पर आगे कहता है कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शन। ठीक है, लोग वोट तो दे सकते हैं, लेकिन लोग जाकर चुनाव भी लड़ सकते हैं। चुनाव का एज अलग है, मेरे ख्याल से शायद 25 ईयर्स है कि आप 25 साल के होकर जाकर असेंबली इलेक्शन या फिर पार्लियामेंट इलेक्शन में फाइट कर सकते हैं, और इसमें आपको किसी भी और कंडीशन की जरूरत नहीं है। हाँ, आजकल एक कंडीशन जोड़ दिया गया है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए और आपको सजा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि अगर आपको 2-3 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है, आपने कोई क्राइम किया है, तब आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। क्रिमिनल्स को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। ठीक है, अब यहां पर यही चीज कहता है कि दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, ये जनता के प्रति अकाउंटेबल है। कैसे अकाउंटेबल है भाई? तो इनको क्या करना पड़ता है? चुनाव लड़ना पड़ता है। हर 5 साल पर आकर ये चुनाव लड़ते हैं, फिर से जनता से वोटिंग मांगते हैं, वोट मांगते हैं, फिर से जाकर वहां पर बैठते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, वो क्या है? वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हमारे देश में जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। अब गवर्नमेंट आप जब शब्द सुनते हैं तो आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री लोग याद आते होंगे। नहीं, हमारे देश का जो पूरा सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें आपके कई सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जुडिशरी भी आ जाती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी आ जाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी या फिर जो भी इंप्लॉई हैं सरकार के, वो भी आ जाते हैं, और हमारे देश की पार्लियामेंट, असेंबलीज वगैरह भी आ जाती हैं। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके पावर्स को 3 हिस्सों में बांट दिया। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट कर दिया कि भाई कोई भी जज को ऑर्डर नहीं दे सकता है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम करेगा। इसी प्रकार से जो लेजिस्लेचर है वो भी इंडिपेंडेंट है। जज जो है वो पार्लियामेंट को ऑर्डर नहीं दे सकता है, पार्लियामेंट के ऊपर किसी भी प्रकार का ऑर्डर या फिर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, मतलब एग्जीक्यूटिव में आपके आ जाते हैं जो गवर्नमेंट है, सरकार है, जैसे जो अधिकारी लोग आ जाते हैं जो कि काम करने का काम करते हैं, इंप्लीमेंट करने का, साथ में मंत्री भी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका भी हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है। ठीक है, तो यहां पर जुडिशरी जो है सरकार को भी ऑर्डर नहीं दे सकती है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, कुछ भी करो, नहीं ऑर्डर दे सकती है। समझ गए? साथ में
जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तीनों एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस सिस्टम का फायदा यह होता है कि कभी कोई भी ब्रांच अगर अपने पावर से ज्यादा कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मान लीजिए कि कल से अगर पार्लियामेंट जुडिशरी को ऑर्डर देना चालू कर दे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाएगा कि क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो क्या करो, तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल। मतलब कि ये तीनों एक दूसरे पर निगरानी रखने का काम करते हैं, एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि कौन वाला अपना गड़बड़ कर रहा है। कोई गड़बड़ करेगा तो दूसरा उसको क्या करेगा, एक प्रकार से साइड में हटा देगा। समझ गए? मतलब कि एक प्रकार से क्या होता है, सेपरेशन। हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक विंग का पावर अलग अलग है, कोई एक दूसरे को ऑर्डर नहीं देगा, हर पार्ट जो है इंडिपेंडेंट है। समझ गए? अब यहां पर यही चीज कहता है कि ये तीन क्या है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब हो गया जो कि एक प्रकार से लॉज को इंप्लीमेंट और सरकार चलाने का काम करते हैं। जुडिशरी का मतलब हो गया कि जो जज वगैरह होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह होते हैं, ये चीजें। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर यही चीज है कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। तीनों के पास अलग अलग पावर है, तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों एक प्रकार से क्या काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। पार्लियामेंट कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, कानून इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी क्या करता है कि देखता है कि कानून का इंप्लीमेंटेशन में कोई गड़बड़ हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहता है आगे कि थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन अदर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। यहां पर क्या इस सिस्टम से क्या होता है, इस सिस्टम से होता है कि एक ऑर्गन जुडिशरी बाकी दोनों पर निगरानी रखता है, एग्जीक्यूटिव बाकी दोनों पर निगरानी रखता है, पार्लियामेंट बाकी दोनों पर निगरानी रखता है कि कोई भी अपने पावर से ज्यादा कुछ गड़बड़ ना करे। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कहता है कि इस चैप्टर में आपको स्टेट वर्ड, मतलब कि इस पूरे बुक में या फिर कई बार बुक में भी, मेनली इस चैप्टर में आपको स्टेट वर्ड कई बार सुनने को मिलेगा। स्टेट वर्ड का मतलब यहां पर स्टेट गवर्नमेंट वाला स्टेट नहीं है, राज्य वाला स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब यहां पर पूरे देश का पॉलिटिकल सिस्टम, पूरा तंत्र है कि भाई पूरे देश में जो सरकार है, जिसमें जुडिशरी भी आ जाती है, पार्लियामेंट भी आ जाता है, एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है, सब आ जाता है, तो उन सबको मिलाकर यहां पर जो पॉलिटिकल तंत्र बनता है ना, उसके लिए हम लोग स्टेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, आगे हमारे सामने अब टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स को हमारे देश के संविधान की आत्मा कही गई है। क्यों आत्मा कही गई है? इसलिए कही गई है क्योंकि सरकार कभी भी गड़बड़ कर सकती है, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव या फिर तानाशाही करने की कोशिश कर सकती है। और यहां पर इस चीज के बारे में लोगों को समझ आजादी के पहले ही आ चुका था, क्योंकि उस समय में लोगों के साथ इस प्रकार की तानाशाही होती थी कि लोगों को बिना किसी कंडीशन के जेल में डाल देते थे, कोई भी सजा दे देते थे, कुछ भी हो जाता था। तो उसी समय से यहां पर जो नेशनलिस्ट थे, जो लीडर थे, उनके माइंड में यह बात चल रही थी कि हमें आजाद होकर ऐसा देश बनाना है जहां पर इस प्रकार की चीजें ना हो, मिसयूज ऑफ स्टेट पावर ना हो, और देश आजाद, देश में सभी व्यक्ति आजाद रहे, उसके पास कुछ बेसिक अधिकार रहे जो कि सरकार कितनी भी पावरफुल हो जाए लेकिन किसी भी व्यक्ति से छीन नहीं पाए। इसी वजह से यहां पर क्या किया गया, ताकि मतलब जनता को बचाने के लिए यहां पर हर एक व्यक्ति को, देश में जितने भी नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनको फंडामेंटल राइट्स एक प्रकार से दिए गए। वो अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, आपका भी अधिकार है, सभी लोगों का अधिकार है। अब यहां पर बात करें तो ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, ये तो हम यहां पर जानने वाले हैं। क्यों दिए गए ये भी हम जान चुके हैं। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहता है The various minority communities also expressed the need for constitution to include rights that would protect their groups। अब यहां पर एक मेजोरिटेरियनिज्म का भी खतरा था कि भाई जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी वाले कम्युनिटी को दबा सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए माइनॉरिटीज को भी बहुत सारे अधिकार दिए गए कि भाई उनके साथ किसी भी प्रकार का मेजोरिटेरियनिज्म ना हो, मतलब कि बहुसंख्यकवाद ना हो, मतलब कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो दबाने की कोशिश ना करे। तो यहां पर आगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने एक बात कही थी, वो यहां लिखी गई है। डॉक्टर अम्बेडकर हैज said about these fundamental rights, their object is twofold,
फोल्ड, मतलब कि दो उनके क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजिशन टू क्लेम दोज राइट, हर एक सिटीजन इन राइट्स को एक प्रकार से क्लेम कर सके। एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज, यानी कि ये जो आपका राइट्स हैं ये एक प्रकार से जितने भी अथॉरिटी वाले पोजीशन हैं, जैसे कि सरकार का कोई भी तंत्र है, उनके ऊपर बाइंडिंग है, मतलब उनको ये राइट्स फॉलो करने हैं, इन राइट्स का ध्यान रखना है, कोई कानून बनाना है तो इन राइट्स को आप एक प्रकार से खत्म नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, इन राइट्स के को ध्यान में रखकर ही आपको डिसीजन लेने हैं। अब यहां पर कहता है कि इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहां पर डीपीएसपी होता है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी डाला गया है। ये एक प्रकार से कानून नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट करने का काम करता है कि हाँ सरकार को है ना लोगों की भलाई करनी चाहिए, लोगों का ख्याल रखना चाहिए, इस प्रकार की बातें यहां पर लिखी गई हैं। यहां पर ये जो डीपीएसपी है इसका मेन मकसद है कि भाई इंडियन स्टेट को, स्टेट मतलब पूरे पॉलिटिकल सिस्टम, पूरे पॉलिटिकल तंत्र को गाइड करने का, कि भाई आपको क्या आइडियल्स लेकर चलने हैं, क्या करना है, इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें। मतलब कि उस समय में जो चीजें कानून के रूप में लागू नहीं की जा सकती थी, जो चीजें सही नहीं लगी कि भाई कानून के रूप में होना चाहिए, तो उनको एज अ गाइड डाल दिया गया कि सरकार इन बातों को ध्यान में रखकर कभी कानून बनाए, कभी इनके ऊपर डिसीजन ले आगे के समय में, समझ गए। तो यहां पर यही चीज, यहां पर क्या लिखा गया, एक प्रकार से लिखा गया कि जनता का ख्याल रखना चाहिए, पॉवर्टी खत्म करना है, गरीबी खत्म करना है, इक्वालिटी को प्रमोट करना है, इस प्रकार की बातें यहां पर लिखी गई। अब यहां पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। अब यहां पर राइट्स क्या क्या है, सबसे पहला तो यहां पर हमारे सामने फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या कि हमारे देश में सभी लोग क्या होंगे, ऑल पर्संस आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर एक व्यक्ति बराबर है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर भाषा कुछ भी हो, कोई भी कंडीशन हो, हर एक व्यक्ति क्या है, चाहे वो जवान है, बूढ़ा है, धर्म कुछ भी है, क्षेत्र कुछ भी है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इसके साथ ही क्या है, दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। Every person has access to all public places including playground, hotel, shop, etc. The state cannot discriminate against anyone in the matters of employment. But there are exceptions to this that you will read about later in this book. The practice of untouchability has been also abolished. यहां पर आपको राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या हुआ, मतलब कि सभी लोगों के लिए कानून बराबर है, कोई सजा होगा तो कानून जो है वो किसी का जाति, धर्म, भाषा नहीं देखेगा, कानून जो है हर एक व्यक्ति को बराबर ट्रीटमेंट करेगा। डिस्क्रिमिनेशन आप धर्म, भाषा, कास्ट, सेक्स के आधार पर नहीं कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति जो है वो पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, होटल हो, शॉप हो, मंदिर हो, कहीं भी वो जा सकता है। और साथ में सरकार किसी भी रूप से, स्टेट किसी भी रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जॉब देने में भी भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आर्म फोर्सेस जो होते हैं, आर्मी के जो लोग होते हैं, उनके लिए यहां पर ये फंडामेंटल राइट वगैरह लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि भाई वहां पे ऑर्डर्स फॉलो करवाने हैं, इसलिए वह समझ गए। इसके साथ ही हमारे देश में अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है कि अनटचेबिलिटी को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा भी हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला फंडामेंटल राइट है, ये है राइट टू फ्रीडम। मतलब राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या, कि भाई आप आजाद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आप कुछ भी बोल सकते हैं और साथ में कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं, मतलब कि ग्रुप बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, आप देश के किसी भी इलाके में जा सकते हैं, कहीं भी घर बनाकर रह सकते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, बिजनेस फॉलो कर सकते हैं, कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हर प्रकार की फ्रीडम दी गई है, आप बिल्कुल फ्री हैं, किसी भी प्रकार से सरकार आपके ऊपर बंदिश नहीं लगा सकती है। हाँ, इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे कि आप किसी को गाली वगैरह नहीं दे सकते हैं, किसी के साथ क्राइम नहीं कर सकते हैं, वो जैसे ही आप दूसरे पर्सन के साथ कुछ करते हैं आपका ये खत्म हो जाता है, समझ गए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली यह बात लिखी गई है कि यहां पर जो बच्चे होंगे उनका स्पेशल ख्याल रखा जाए। बच्चों के साथ साथ यहां पर क्या किया गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि जैसे आपने कभी न्यूज में सुना होगा कि भाई छोटे छोटे बच्चों को कहीं ले जाकर बेच दिया जाता है, लोगों से जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती है, तो ये चीजें खत्म हैं हमारे देश में। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं, फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते हैं। कोई व्यक्ति को काम करने का मन है तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा, आप जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते हैं। 14 साल से बच्चों, कम के उम्र के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हैं, इन सब में आपको सजा हो सकती है। ये सारी चीजें आपको, ये फंडामेंटल राइट्स में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे सामने क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन के मामले में भी लोगों को फ्रीडम दिया गया है कि यहां पर हर एक सिटीजन जो है उसको रिलीजियस फ्रीडम होगा, मतलब कि हर एक व्यक्ति अपने मर्जी से, अपने हिसाब से जो भी वो धर्म फॉलो करता है, जो भी पंथ फॉलो करता है, उसको वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है और प्रोपगेट कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, फॉलो कर सकता है। कोई उसमें बंदिश नहीं है, वो हर धर्म के लिए लागू है, चाहे वो आप किसी भी धर्म के हों। इसके बाद यहां पर हमारे सामने अगला जो फंडामेंटल राइट है, पांचवा फंडामेंटल राइट, वो है क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब यहां पर यह स्पेसिफिकली प्रावधान बनाया गया है कि जितने भी हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या फिर जो भी एक कम्युनिटी है जिसको एक प्रकार से माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है, कि उनको रिलीजियस और लिंग्विस्टिक एक अधिकार दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं ताकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, डेवलप कर सकें, प्रमोट कर सकें। इसके लिए उनको अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे आसपास आपको मिशनरी स्कूल्स दिखते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स, मुस्लिम्स के मदरसा दिखते हैं। इसी प्रकार से हर माइनॉरिटी ग्रुप को यह आजादी है कि वो अपने जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं जहां पर वो अपने कल्चर को प्रमोट करें, प्रिजर्व करें। इसके बाद है छठा राइट, ये क्या है, ये है आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देश के जितने भी सिटीजन्स हैं इनको यह अधिकार है कि अगर उनके ऊपर दिए गए किसी भी राइट के साथ किसी भी प्रकार का गड़बड़ होता है, किसी भी प्रकार का हानि होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट में जाकर जो केस कर सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है। उसके लिए यहां पर कोर्ट में जाकर वो अपनी ऑर्डर्स को या फिर अपनी बातों को मनवा सकते हैं। समझ गए? तो ये हो गया हमारे देश का फंडामेंटल राइट। अब यहां पर हमारे देश का अगला फीचर है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, यह है सेकुलरिज्म। अब बात करते हैं हम लोग सेकुलरिज्म के बारे में। तो यहां पर बात है कि भाई सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी स्टेट, कोई भी सरकार, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम सेकुलर तब होती है जब वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करती है। मतलब कि देखिए, आप अपनी धर्म को फॉलो कीजिए, आपको आजादी है, कोई दूसरा अपने धर्म को फॉलो करे, उसको आजादी है, लेकिन जो सरकार है, सरकार का कोई धर्म नहीं है। सरकार किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगी। हां, कभी अगर कोई फंक्शन करना है तो वो कर सकती है। जैसे कभी कोई किसी माइनॉरिटी ग्रुप का कोई फंक्शन हुआ, वहां सरकार के अधिकारी शामिल हो गए, मेजॉरिटी ग्रुप का फंक्शन है, शामिल हो गए, वो कर सकते हैं। लेकिन सरकार ऑफिशियली ऑर्डर, जैसे कोर्ट ऑर्डर धर्म के आधार पर नहीं देगा, सरकार अपने डिसीजन धर्म के आधार पर नहीं लेगी, ये सारी चीजें नहीं कर सकती है। समझ गए? इसका ये बेसिक मतलब होता है कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब है कि रिलीजन को स्टेट के साथ दूर रखा गया है। अब इसका उदाहरण आप समझिए कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन है, तो वहां पर जो सरकार के कानून है, सरकार के जो पूरे सिस्टम है, सरकार के तंत्र हैं, वो इस्लाम धर्म के हिसाब से हैं। लेकिन यहां पर जो कानून है, जैसे इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां जो सरकारी कानून बनते हैं, यहां जो सरकार पॉलिटिकल सिस्टम बनाती है, जो भी चीजें करती है, यहां पर धर्म वर्म को कोई ध्यान नहीं देता है। कोई भी किसी भी तरीके से धर्म को फॉलो नहीं किया जाता है सरकारी कानून वगैरह बनाने में। हां, लोग धर्म फॉलो करते हैं, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसको आजादी दी जाती है कि आप अपनी मर्जी से अपने धर्म फॉलो कीजिए, लेकिन सरकार उसमें फॉलो नहीं करेगी। सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री फॉलो कर सकते हैं अपने पर्सनल रिलीजन को, लेकिन वो सरकारी नियम कानून में उसको लागू नहीं कर सकते हैं। समझिए, समझ गए? तो यहां पर कहता है कि देखिए, यहां पर कहता है कि यू नाउ अंडरस्टैंड द वेज इन विच अ कंट्रीज हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइंस द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अ कंट्री एडॉप्ट्स फॉर इटसेल्फ।
तो आपने ऊपर देखा कि इंडिया की हिस्ट्री क्या थी, इंडिया पर ब्रिटिशर्स का शासन था, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे कानून बने जो कि हम आज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो हर देश का हिस्ट्री एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस देश के कानून को तैयार करने में, उस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका क्या काम होता है, वो आइडियल्स तय करता है कि किस आइडियल में हम देश के सिटीजन रहना चाहते हैं। हमारे देश के आइडियल्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, इसके साथ ही यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इस प्रकार की चीजें हैं। तो यही चीजें यहां पर बताई गई हैं। ऊपर जो हमने चीजें देखी वही चीजें देखी है, कुछ एक्स्ट्रा यहां पर है नहीं। तो यहां पर आगे देखें तो आगे हमारे सामने चैप्टर यहां पर खत्म है। छोटी मोटी बातें हैं कि भाई देखो यहां पर ये जो फीचर्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड हैं, आसानी से समझ में नहीं आएंगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आगे चैप्टर में अलग अलग फीचर्स को हम अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। यही सारे बातें बताई गई है। अब यहां पर यह चैप्टर हमारा होता है खत्म। इस चैप्टर का एक डिटेल वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल बोर्ड के थ्रू आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।